हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम ध्रुव है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और सीईओ हूँ एसेंट वेल्थ का। आज हम एक और आईपीओ देखेंगे। नवंबर बहुत बढ़िया महीना है, बहुत सारे आपके पास आईपीओज आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग मार्केट चल रही है। प्लस इसमें आपको ये भी दिखेगा कि हमारा जो अगला आईपीओ है वो बेसिकली पाइन लैब्स का है। बेसिकली एक पेमेंट एग्रीगेटर होता है और यहाँ पे आप सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इनके क्लाइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप बड़ी बड़ी सारी की सारी फर्म्स देखोगे, मैं यहाँ पे सर्च कर दूंगा आईसीआईसीआई बैंक, सारे आपको दिखेगा कि इंडिया के टॉप 3 प्राइवेट बैंक भी अगर आप देखोगे, एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक, ये भी इनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे अमेजोन पे भी इसी के ऊपर चल रहा है। बेसिकली आपका जो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का पेमेंट मैकेनिज्म है वो भी यहीं पे चल रहा है। एलजी और बेसिकली रेडिंगटन, ये सब बाकी सारे हैं। बट आपको दिखेगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं और बड़े बड़े बैंक्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, वो इनके क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि पाइन लैब्स अगर आप ध्यान से देखोगे, काम क्या करता है, काम यहाँ पे होता है, पीओएस होता है। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल्स होता है। अगर आप कहीं अपना क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं, आपके पास एक पीओएस की मशीन होती है। वो पीओएस की मशीन कौन प्रोवाइड करता है? पेमेंट एग्रीगेटर्स या पेमेंट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। उनमें से एक पाइन लैब्स है, नंबर 1, ठीक है। पेमेंट प्रोसेसिंग क्या होता है, जो नंबर 2 काम यहाँ पे आप देख सकते हो सामने। यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड पे करते हो, चाहे आप यूपीआई पे करते हो, कहीं भी करते हो, उस पेमेंट को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। यूपीआई के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई है, वहाँ पे आपका बैकएंड मैकेनिज्म है। बट उसको प्रोसेसिंग करने के लिए आपके पास ये वाली कंपनीज भी होती हैं। उसके अलावा फाइनेंसिंग भी और है, जिसमें आपका ऑपरेशंस आते हैं, जैसे बाय नाउ पे लेटर, वो सब चीज़ें भी आपकी पाइन लैब्स करती हैं। तो इसके अलावा ये बेसिकली आपके पास काम आते हैं। पीओएस के डिवाइसेस भी होते हैं। कहीं भी आप छोटी मोटी दुकान पे जाकर आपको दिखेगा एक साउंड बॉक्स भी होता है, वो सब चीज़ें भी बनती हैं। बाय नाउ पे लेटर की सर्विसेज भी होती हैं, जैसे काफ़ी सारी और थी। सिंपल पे भी है जो बाकी सारी कंपनीज का, पेयू के अंदर भी है, काफ़ी कुछ है, वो चीज़ होती है। यहाँ पे एक एनबीएफसी के लाइसेंसेस भी होते हैं इन फर्म्स के पास। कई बार वहाँ से आपकी छोटी छोटी मर्चेंट फाइनेंसिंग भी हो जाती है थ्रू एनबीएफसी। उसके अलावा आपके गिफ्ट सोल्यूशन में फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे आपका ई कॉमर्स ऑनलाइन पेमेंट टूल, जिस तरीके से पेमेंट गेटवे आपका होता है, जैसे आपका रेजर पे, पेयू और बाकी सारे गेटवेज होते हैं, उस तरीके से आपका जैसे सीसी एवेन्यू है, वो पेमेंट गेटवे वाला काम भी पाइन लैब्स के पास है। अब यहाँ पे अगर आप आईपीओ ध्यान से देखोगे तो आईपीओ आपको दिखेगा, आईपीओ का जो टोटल बुक बिल्ड इशू है 3,900 करोड़ है। इसका ये मतलब है कि 3,900 करोड़ ये देख रहे हैं रेस करने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ अबाउट 17-18 करोड़ शेयर्स, ठीक है। इसमें से 2,000 करोड़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल जो फ्रेश इशू हो 2,100 करोड़ के आसपास है। बट इसमें से ओएफएस है 1,819 करोड़, ठीक है। अगर आप ध्यान से एक चीज़ देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो सारी की सारी नई एज कंपनीज है, उसमें ओएफएस का पोर्शन काफ़ी अच्छा होता है। ओएफएस का पोर्शन लेंस कार्ट में देखोगे बहुत बड़ा था, बाकी सब में देखोगे अच्छे अच्छे ओएफएस के पोर्शन आ रहे हैं। इसका ये मतलब है प्रोमोटर्स अपनी स्टेक डायरेक्टली यहाँ पे आपको सेल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है यहाँ पे कि एक तो पाइन लैब्स इज अ कंपटीशन टू वीज़ा मास्टर कार्ड ऑल्सो, क्योंकि वीज़ा मास्टर कार्ड के अलावा आप देखोगे वहाँ पे क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग में आपकी फीस लगती है अगर आप क्रेडिट कार्ड से करोगे। अगर आप वीज़ा मास्टर कार्ड वाले नेटवर्क यूज़ करोगे, रुपये में आपका ऑब्वियसली नहीं लगता है, यूपीआई में आपका नहीं लगता है। तो बेसिकली जो इंडियंस की मेंटालिटी होती है वो यहाँ पे रुपए और यूपीआई के अंदर ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ क्या दिखेगी यहाँ पे कि जो मेंटालिटी आज की डेट में सारे आईपीओस की चल रही है कि यहाँ पे ओएफएस वाला पोर्शन बहुत बड़ा होता है कि प्रमोटर्स अपना बेच बाच के निकलते हैं थोड़ा बहुत पोर्शन, जिससे अच्छी खासी सबके जेब में अगर 200 300 400 करोड़ भी आते हैं, वो यहाँ पे लेके निकल जाते हैं। तो वो वाला पोर्शन भी एक इसका है, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज़ देखेगी, सब्सक्रिप्शन कब खुल रही है? 7 नवंबर खुल रही है। बंद कब हो रही है? 11 नवंबर हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन का होता है, बीच में आपका वीकेंड छुट्टी भी आती है। इसके अलावा अलॉटमेंट, ठीक है, आपको पता है कि यार आपका 4-5 दिन लगते हैं अलॉटमेंट, और बेसिकली लिस्टिंग में भी पूरा जब से बंद होता है तब से लिस्टिंग में 1 हफ्ता लग जाता है। बिल्कुल वही टेंटेटिव डेट आती है 14 ही वाली, ठीक है, नवंबर की। इसके अलावा जो आपका प्राइस बैंड होता है, मैक्स लिमिट होता है रिटेल के लिए 15,000 रुपये, बिल्कुल सेम है, 14,800 रुपये आता है 67 शेयर्स के हिसाब से। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि बाकी सब भी है। 2 लाख से ऊपर लाओगे आप एचएनआई की कैटेगरी में आ जाओगे। फेस वैल्यू पहले ही 1 रुपये पर शेयर है। इसका ये मतलब है कि इसको और स्टॉक स्प्लिट ये लोग कभी नहीं करेंगे। मैक्स टू मैक्स इसमें रिटेन्ड अर्निंग से जाके बोनस और ये सब चीज़ें आ सकती हैं, अगर इनको बाद में जाके प्राइस आधा करना है या कुछ भी करना है। इसके अलावा आप एक और चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं वो सब ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो ये कंपनी है, ठीक है, हमारे पास 9 लाख 10 लाख मर्चेंट्स हैं, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, जो छोटी छोटी कंपनी चला रहे हैं प्लस बाकी बड़ी कंपनी चला रहे जो सब भी हैं। उसके साथ 716 कंज्यूमर ब्रांड्स हैं, जिसके अंदर आपके पास एलजी, रेडिंगटन, बहुत सारे और भी आते हैं।
उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं इसके अंदर आपके बैंक्स, एनबीएफसी और बाकी सब भी आते हैं, जिसके अंदर आपका एचडीएफसी, एक्सिस और ये सब आ गया, ठीक है। कंपनी ऑब्वियसली ऑपरेशनल बहुत टाइम से है, कंपनी को बेसिकली अब एग्जिस्टेंस के अंदर आप सोचोगे तो 28 साल के आसपास हो जाता है, बिकॉज 1998 से ऑपरेट कर रही है, तब ज़्यादा फेमस नहीं थी। यूपीआई के आने के बाद 2010s के बाद ज़्यादा पिकअप हुआ, ऑब्वियसली वो चीज़ होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर आप इसको देख रहे हो दो चीज़ों में कि मुझे अप्लाई करने पे एक लिस्टिंग गेन चाहिए वर्सेस मुझे इसको लंबा होल्ड करके अपनी कैपिटल अप्रिसिएशन करनी है, तो ज़्यादा फायदा किस में है, अब उसको देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास छोटे से फाइनेंशियल्स हैं, इसकी डिटेल फाइनेंशियल्स के लिए एक और वीडियो हमारे पास आएगी, और अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना चैनल को कि आपकी मिस ना हो जाए वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अभी 1 मिनट में समझ आ जाएगा कि मैं वो वाली वीडियो क्यों बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो कंसोलिडेटेड ये आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, कब की है, 31 मार्च 23, 24, 25। तो हमारे पास 3 साल एंडेड वाली हैं, उसके साथ हमारे पास एक पहला क्वार्टर का है जून वाला, जो इस साल का जून का क्वार्टर है। एसेट्स ठीक है थोड़ा सा बढ़ा है कि हर साल में 300 करोड़ के आसपास बन रहे थे, यहाँ पे आपका बेसिकली 1000 करोड़ बढ़ गया, यहाँ पे आपका 200 करोड़ बढ़ गया, ठीक है। टोटल इनकम आप देखोगे तो 1600 करोड़, 1800 करोड़, 2300 करोड़, और यहाँ पे क्वार्टर है, ये बेसिकली ड्रॉप नहीं है, ये क्वार्टर है, ठीक है। आप पूरे साल में अगर सोचो कि सेम रन रेट है तो इसको इंटू 4 कर देना कि 2026 के मार्च तक जो क्वार्टर एंडेड होगा उसमें कितनी इनकम है, इसको इंटू 4 भी करोगे, तब भी जाके आपको दिखता है कि 2600 करोड़ के आसपास है, तो ठीक है, माइन्यूट ज़रा सा जंप हो सकता है, प्रेफरेबली हो सकता है सेम से ज़रा सा ही प्लस हो, 10-20% मैक्स टू मैक्स प्लस हो, उससे ज़्यादा इंक्रीज अभी आपको नहीं लग रहा है, ये चीज़ पहले देख के, ठीक है। सेम टू 10-20% प्लस तक का रेवेन्यू, वो चीज़ आप एक्सपेक्ट इसमें कर सकते हो, ठीक है। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्सपेंस के हिसाब से आपको क्या चीज़ दिखती है। यहाँ पे आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव दिखाया 250 करोड़, यहाँ पे आपने लॉस बढ़ा के दिखा दिया 350 करोड़, यहाँ पे आपने लॉस थोड़ा सा कम कर दिया 150 करोड़। बट जैसे ही आप आईपीओ ला रहे हो आप यहाँ पे प्रॉफिट में क्यों आ जाते हो, बात समझ रहे हो। लेंस कार्ड में भी यही था, आपने क्या किया, लेंस कार्ड के केस में आपने म्यूचुअल फंड की सेल कर दिया, आपने एफडी का इंटरेस्ट ले लिया, आपने एक और चीज़ की सेल कर दिया, आपने थोड़े स्टोर बंद कर दिया, जिससे आप बेसिकली प्रॉफिट में आ गए। यहाँ पे भी आपने कुछ ना कुछ किया है जिससे आप बिल्कुल एकदम से जंप करके आप प्रॉफिट में आ गए, बिकॉज आपको ये भी देखना पड़ेगा जो आपकी फर्म की नेगेटिव नेटवर्थ थी 1700 करोड़, -2000 करोड़, -2200 करोड़, जो आपकी नेटवर्थ और ख़राब हो ही जा रही थी कि इन केस ऑफ बैंक्रप्सी और वो सब चीज़ें, आप यहाँ पे नेटवर्थ भी निकालोगे, एक्सपेंसेस माइनस करोगे, बोरिंग वोरिंग सब माइनस करोगे, यहाँ पे आपकी जो नेटवर्थ है वो भी एकदम से बिल्कुल प्लस में आ गई है। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी डिकोड करने के लिए हम एक और वीडियो करने वाले हैं, उसके अंदर बेसिकली पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिकली जो सीधा का सीधा -2000 से +2000 का स्विंग गया है, +4000 करोड़ का, वो वाली चीज़ हमको थोड़ी सी इसमें इन्वेस्टिगेट करके एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल के हिसाब से बनाएंगे। बट ये इतना सा देख के आपको लगेगा कि यार इतना फाइनेंशियली कन्विंसिंग नंबर्स नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये भी देख सकते हो कि जो आपका बोरोइंग है, जो आप डेट है, जो आप लोन लेते हो कंपनी चलाने के लिए, वो भी यहाँ पे धीरे धीरे करके इंक्रीज हुआ है। 300, 500, 800, 900 के पास पहुँच गए हो आप बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर में, थोड़ा बहुत और बढ़ेगा 100%। तो उससे आपको ये समझ आएगा कि ईपीएस तो चलो नेगेटिव है क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी थी इस क्वार्टर में, यहाँ पे आप ईपीएस थोड़ा सा आधे साल 1 साल के लिए पॉजिटिव तो ले आओगे, बट उसके बाद का देखना पड़ेगा किस तरीके से होता क्या। प्लस आपको एक और चीज़ याद रखनी होती है कि इसमें रेगुलेटरी कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा होती है जो आपकी आरबीआई से होती है इस वाली इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज एक बहुत हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर आप काम कर रहे होते हो। कोई भी छोटा सा रूल चेंज होता है उसमें ओवरनाइट आपका बिजनेस भी पूरा का पूरा गायब होने के चांसेस रहते हैं। बीच में पेटीएम का पूरा वर्टिकल गायब हो गया था, अगर आपको याद रहेगा। इसके अंदर पेटीएम लिस्ट हुआ था, वॉलेट पर रिस्ट्रिक्शन हो गई थी, नए लोग आ नहीं पा रहे थे, आप विड्रॉ कर रहे हो, अब बेसिकली आपके सारे एसेट्स कम हो रहे हैं, जो आपका होल्डिंग है सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका ओवरनाइट ही सब आपका पूरा बिजनेस ऊपर नीचे कर देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। एबिटा मार्जिन ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपकी जो ये चीज़ है पिछला क्वार्टर का वो उस तरीके, अब पिछले साल को उस तरीके से चल रहा था। अब आप जो आईपीओ में 3000 करोड़ के आसपास रेस कर रहे हो, उसको बेसिकली आप यूज़ कहाँ करना चाहते हो। आप बेसिकली ये भी देखो कि आप क्या कर रहे हो, आपने जो बोरोइंग्स की हुई हैं आप उसको रीपेमेंट कर रहे हो, कितना 500 करोड़। तो आपकी बोरोइंग ऊपर कितनी आ रही थी 880 करोड़, उसको आप बेसिकली कम करके 3 साल 2 साल पहले का ले आओगे 300 तक, नंबर 1 पर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करने वाले हो, आप करने वाले हो यहाँ पे और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट। इसका ये मतलब है कि आपने सब्सिडरी खोली हुई है, इसके अंदर एक सब्सिडरी आती है पाइन लैब्स यूएई, आपने यूएई के अंदर भी खोला हुआ है, गुड।
आपने मलेशिया में खोला हुआ है, सिंगापुर में खोला हुआ है, बट आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, उसके साथ अपने पेमेंट सोल्यूशन और करना है, ठीक है, ऑब्वियसली ये बेसिकली आपका बिजनेस डेवलपमेंट का एक्सपेंस होता है, ये सही है। अगर आपने आईटी एसेट्स एक्सपेंस टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सब चीज़ें करनी है, उसमें 750 का है, बट ये जो चीज़ें होती हैं इसको ग्रो करने के लिए आपका जो पैसा आता है वो ठीक है, वहाँ तक सही है, ठीक है। बट ये जो पैसा है आप ये भी कैलकुलेट करो कितना है, बेसिकली आपका 820 850 करोड़ तक के आसपास हो गया। और आपका यहाँ पे जो आपका इशू था 3900 करोड़ का, इसमें से आपका फ्रेश इशू 2000 करोड़ का है, और ओ एफ एस 1800 करोड़ का है। 1800 करोड़ इसमें से कहीं यूज़ नहीं होता, 1800 करोड़ सीधा प्रमोटर्स के हाथ में जाता है, क्योंकि वो ओ एफ एस का पोर्शन है। यहाँ पे जो आपके नए शेयर्स हैं जो 2000 करोड़ है, वही पैसा कंपनी में आएगा, क्योंकि ये आपकी नई इनकम है जो कंपनी में जा रही है। उसमें से आपका मोर और लेस आप ले लो कि यहाँ पे जो नई इनकम आ रही है उसमें से तीनों को ऐड करोगे तो आपका 1400 1500 करोड़ के आसपास तो यहीं पे चले जाता है। थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल भी काटोगे, इस साल का कुछ करोगे तो आपका 1500 1600 करोड़ तो यहीं पे गायब हो गया। आपके पास एक एडिशनल जो पूल इन आता है वो आपके पास 300 400 करोड़ का ही बचता है, इस सब के अलावा आईपीओ में जो किया है उस सब के अलावा आपको ग्रो करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी ठीक है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बट यहाँ पे मेरे को सिर्फ फाइनेंशियल्स देख के होता है कि क्या आप आईपीओ लाने के लिए तो आपने ये चीज़ आपने जल्दी से बुक्स घुमाने दी, या फिर आपने जल्दी से यहाँ पे आप देखो कि नेटवर्थ आपने माइनस से प्लस ना कर दियो क्योंकि आपका पास आईपीओ आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि रिटेल थोड़ा सा स्टूपिड होता है हमारे देश में, रिटेल बिल्कुल एक नंबर का बेवकूफ़ होता है, क्योंकि उनको दिखता है नहीं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हमेशा लालच के चक्कर में हर जगह जाके चले जाते हैं। हमको क्या करना होता है, इस वाले आईपीओ में फाइनेंशियल्स के लिए एक वीडियो आएगी, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना। बट यहाँ पे अगर आपको जीएमपी करना है, जीएमपी याद रखना, आपको अगर इसमें लिस्टिंग गेन चाहिए है, लिस्टिंग गेन्स के लिए आपको कम से कम यहाँ पे 9% नहीं, लास्ट डे पे अप्लाई करना, 11 नवंबर को बिल्कुल 11 12 बजे 1 बजे देख लेना दिन में, तब जाके अप्लाई करना। अगर ये लिस्टिंग गेन एटलीस्ट 25% मिल रहा हो उस टाइम पे, अगर आपको यहाँ पे ये अपना ग्रे मार्केट प्रीमियम एटलीस्ट 25% है, तब जाके आप बोल सकते हो कि ठीक है फ्लैट टू पॉजिटिव लिस्टिंग के अंदर चांसेस हैं एटलीस्ट मेरे पास। 6 7 8 10 12 15% में आपके पास चांसेस होते हैं कि इसकी लिस्टिंग फ्लैट होगी। जीएमपी हमारे को कम से कम 25-30% चाहिए होता है एक अच्छी लिस्टिंग के लिए, तो वो चीज़ के बिना आप लिस्टिंग गेंस के लिए इसमें अप्लाई बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। लिस्टिंग गेंस ऊपर नीचे होएगा, प्लस माइनस होगा, बीच में 60 का भी था, अब 20 का बचा है, तो यहाँ पे अब 9% बचा है, बीच में थोड़ा ज़्यादा भी दिखा रहा था यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम, बट यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आप लिस्टिंग गेंस के लिए जा रहे हो एटलीस्ट देखना कि 25% हो, वो भी 11 नवंबर को लास्ट डे। बिकॉज मार्केट में प्रॉब्लम क्या होती है कि सेंटिमेंट्स बहुत जल्दी बदलते हैं किसी भी कंपनी को लेकर, लोगों में एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, बिल्कुल एक एक दिन में ऐसे जीएमपी हिलते हैं, ऐसे सेंटिमेंट हिलते हैं, ऐसे बेसिकली सब्सक्रिप्शन चेंज होती है। यहाँ पे एटलीस्ट 25% देखना 11 नवंबर को, उससे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के आप लिस्टिंग गेंस के अप्लाई मत करना। और अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए चाहिए, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको आने दो, इसको थोड़ा सा परफॉर्म करने दो 2 3 4 क्वार्टर, उसके बाद एक डिसीजन बनाओ कि आपको क्या पता उसमें एक अच्छा प्राइस भी मिल जाए बाद में, और बेसिकली आपको दिख जाए कि कंपनी में एक्चुअली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं किस तरीके से आउट परफॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या इम्प्रूवमेंट है या नहीं हो रही है किस तरीके से, और बेसिकली आपके जो सारे के सारे पेमेंट्स करके जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर किया उससे एक्चुअली रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, और डाउन द लाइन किस तरीके से कर रहा है, क्योंकि एक हीटेड अप इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। लिस्टिंग गेंस के लिए ये देखना, बट लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए आईपीओ में अप्लाई करने का अभी कोई पॉइंट नहीं है, इसको आप बाद में भी देख सकते हो। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए शायद आपको एक बेटर प्राइस भी बाद में मिल जाए, ठीक है। सो विद दैट नोट ये एनालिसिस था, आप इसको ध्यान से देखना पूरी वीडियो को फिर से, अगर आपको कुछ मिस हो गया, और जो जो पाइन लैब्स में सोच रहे हैं उनके साथ ये वीडियो प्लीज़ जल्दी से शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेसिकली बहुत सारी आईपीओ की वीडियोस भी लाते रहते हैं, और बेसिकली आपका और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में क्या होती हैं वो सब भी आपको वीडियो बना बना के आपको डालते रहते हैं। विद दैट नोट आई एंड द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।